हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। आज हम गेम थ्योरी का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम गेम थ्योरी के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है प्लेयर। हमारे पास प्लेयर क्या होगा, ठीक है। इस प्लेयर को हम क्या बोलेंगे, मतलब प्लेयर्स किनको यहाँ पर बोला जाएगा। सपोज दैट आप क्लास 12th में हैं और एक क्लास 11th की टीम है, तो क्लास 11th और क्लास 12th अलग अलग दो टीम्स हैं और हर टीम में क्या होंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे, तो उन स्टूडेंट्स को ही प्लेयर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस ले सकते हैं। तो प्लेयर्स की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बोलेंगे, दीज आर द डिसीजन मेकर्स इन अ गेम। कोई भी गेम है तो उस गेम के अंदर जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, यानी कि पर्सन्स की बात की जाएगी। तो कोई भी गेम है, अब गेम क्या है, गेम मतलब एक सिचुएशन हो सकती है। गेम एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि आपका जो खेलने वाले प्लेइंग गेम्स हैं वही गेम हो, उसके अलावा कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर कॉम्पिटिटिव नेचर देखने को मिल रहा है अगर आपको, तो उसको गेम ही बोलेंगे। और उस गेम के अंदर जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, जो हमारे उस गेम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसमें जो भी एक्शन लेने वाले पर्सन्स हैं, उनको डिसीजन मेकर्स बोलते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं किसी गेम के अंदर, उनको प्लेयर्स बोलते हैं। अब प्लेयर कैन बी इंडिविजुअल, कोई इंसान भी हो सकता है, प्लेयर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। प्लेयर की जगह पर कोई कंपनी भी हो सकती है। सपोज दैट आपके पास यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, सपोज दैट कंपनी ए है, कंपनी बी, कंपनी सी, 3 कंपनीज़ हैं आपके पास, तो उन कंपनी को एज आ प्लेयर भी हम ट्रीट कर सकते हैं। नेशंस के बीच में भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास G7 हो गया, आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा होगा, G7 का ग्रुप होता है। आप लोगों ने ब्रिक्स भी नाम सुना होगा, ठीक है, ब्रिक्स भी नाम सुना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो G7 या ब्रिक्स है या फिर कोई भी इंटरनेशनल आपका मीटिंग है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे MOUs साइन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ पे डिस्कशंस होता है। फिर एक लास्ट में एक लेटर निकाला जाता है जिसमें सब लोग मिलकर के एक अपना कंबाइंड स्टेटमेंट देते हैं, चाहे G7 हो चाहे ब्रिक्स हो, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ पे डिस्कशंस होता है, उन पे एग्रीमेंट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन नेशंस को एज हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, प्लेयर ट्रीट कर सकते हैं। सपोज दैट लोग कहते हैं अमेरिका ने ऐसा ऐसा बोल दिया। आजकल के टाइम पे आप लोग सुन रहे होंगे कि अमेरिका ने टैक्स लगा दिया। तो अमेरिका कोई इंसान तो है नहीं कि टैक्स लगा देगा, तो ये सब कर कौन रहा है। इसके बाद आपके पास इवन बायोलॉजिकल स्पीसीज़, अगर कुछ बायोलॉजिकल स्पीसीज़ हैं तो उनको भी एज अ प्लेयर भी ट्रीट करेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ ग्रुप होगा। अब ग्रुप किनका हो सकता है, कंट्रीज़ का ग्रुप हो सकता है, स्पीसीज़ का ग्रुप हो सकता है, इंडिविजुअल का कलेक्शन हो सकता है। ये सारे के सारे यहाँ पे डिसीजन मेकर्स होते हैं और यही जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जो भी सिचुएशंस अराइज होती है, इसी को गेम बोलते हैं। और गेम के अंदर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको प्लेयर्स बोलते हैं। फिर स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी दिस रिफर्स टू अ कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन, और ये डिपेंड करता है हमारे पास जो भी सिचुएशंस आपके पास दे रखी हैं, उनमें जो भी इंटरेस्ट दे रखे हैं, उनके बेसिस पे आप लोग अपना एक एक्शन तैयार करते हैं, अपना प्लान एक तैयार करते हैं, फिर बाद में उसको एक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ मूव्स दैट अ प्लेयर डिसाइड्स टू फॉलो, और ये हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड सेट होता है। जैसे कि आप चेस खेलते हैं तो चेस के अंदर बहुत सारे मूव्स किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 प्लेयर्स होते हैं, एक इस साइड में बैठा होता है, एक अपोजिट साइड में बैठा होता है। अब ये जो प्लेयर ए है, प्लेयर ए अपनी चाल चलता है और प्लेयर बी भी अपनी चाल चलता है। सपोज दैट ए ने टोटल 5 चाल चली हैं, अगला नंबर तुम्हारा है 6th जो राउंड है, 6th टर्न है जो आपका है। तो ये 6th टर्न किस पे डिपेंड करेगा, ये प्रीवियस जितनी भी आपके पास 5 चालें जो चली गई हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप लॉजिक लगाएंगे कि इसके बाद हम कौन सी चाल चल सकते हैं, अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्शन होता है, ये जिसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ये प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ मूव्स होता है, ठीक है। ये आप पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप्स टेकन बाय अदर प्लेयर्स। अदर प्लेयर्स जो भी एक्शन दे रहे हैं उनके बेसिस पे आप अपना एक खुद का प्लान बनाते हैं। अब ये पे ऑफ क्या होता है, अब आपने प्लान बना लिया, आपने एक्शन किया, एक्शन करने के बाद आपको क्या होगा, या तो गेन होगा, ठीक है, किसी गेम के अंदर आपको गेन होगा या फिर लॉस होगा। अब ये गेन या लॉस जो है, ये मनी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है, मनी के रिस्पेक्ट में भी गेन लॉस हो सकता है। आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको गेन या लॉस हो सकता है। रिलेशंस के बीच में, जैसे बहुत सारे देशों के बीच में रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो गेन और लॉस, मेन चीज़ जो गेन और लॉस है,
इसी को क्या बोलते हैं, पे ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पे ऑफ। तो पे ऑफ क्या होता है, आउटकम होता है, आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच प्लेयर्स स्ट्रैटेजी। हर प्लेयर की स्ट्रैटेजी का जो आउटकम होता है उसको पे ऑफ बोलते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज गेन और लॉस, ऑफन इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, यूटिलिटी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, और एनी क्वान्टिफाइबल मेजर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी के रूप में अगर कोई भी चीज़ है तो उसको हम पे ऑफ बोलेंगे। ठीक है। क्वालिटी के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं रिलेशंस में पे ऑफ, रिलेशंस में गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, जैसे कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं, जिसको डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको पता लग गया है भाई क्या क्या होता है। उसके बाद एक और टर्म आता है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, गेम के अंदर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है, इट इज़ एन स्टेट वेयर नो प्लेयर हैज़ एन इंसेंटिव to unilaterally change to their strategy given strategy of the other players. The most famous of these is Nash equilibrium. कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से कुछ भी मूव यहाँ पर नहीं कर सकता, यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकता अपनी स्ट्रेटजी। अगर उसने एक बार स्ट्रेटजी कोई डिसाइड कर ली है, ठीक है, उसके बाद वो चाहे उस स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहे बिल्कुल नहीं चेंज कर सकता है, क्योंकि एक बार स्ट्रैटेजी आपने जो बना ली है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और जितने भी प्लेयर्स हैं उन सारे प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी देखने के बाद ही आप एक स्ट्रैटेजी पे पहुंचते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी के पास कोई पार्शियलिटी नहीं होता, यानी कि कोई भी बायसनेस नहीं होती है प्लेयर्स के बीच में, गेम में कोई भी बायसनेस नहीं होती है, और इसी स्टेट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मोस्ट फेमस इसका एग्जांपल क्या है, नैश इक्विलिब्रियम। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जीरो सम गेम्स की क्या होती है। जीरो सम गेम का मतलब होता है जो टोटल गेन है, जैसे कि 2 प्लेयर्स सपोज दैट आपके पास हैं, प्लेयर ए है और आपके पास प्लेयर बी है। प्लेयर ए के पास अगर +5 का गेन हो रहा है तो प्लेयर बी के पास -5 का लॉस हो रहा होगा। ठीक है। यानी कि प्लेयर्स के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ गेन और लॉस होता है, और जब हम टोटल करेंगे सम अप, तो सम अप हमारा सेम आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन। साइन का मतलब है गेन और लॉस को अगर छोड़ दिया जाए तो जो क्वांटिटी होगी हमारे पास टोटल वो सेम ही होगी। ठीक है। चाहे आप बेनिफिट की बात करें या फिर लॉस की बात करें। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जीरो सम गेम, यानी कि सम उनका क्या होगा, फिक्स होगा और इक्वल होगा। ठीक है। तो जीरो सम गेम की डेफिनेशन क्या है, द टोटल गेन्स ऑफ द प्लेयर्स आर इक्वल टू द टोटल लॉसेस। टोटल गेन्स टोटल लॉसेस के इक्वल होंगे। दिस मीन्स वंस प्लेयर गेन इज़ डायरेक्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर्स लॉस। अगर एक का गेन हो रहा है तो 100% श्योर है कि दूसरे का लॉस हो रहा होगा। ठीक है। ये जीरो सम गेम होता है। और इसमें और आगे बढ़ें तो कुछ एग्जांपल्स भी आपके पास हैं, जैसे कि चेस में अभी हमने आपको बताया अगर एक प्लेयर जीता है तो दूसरा श्योर है कि दूसरा हारा ही होगा। ऐसा नहीं कि दोनों प्लेयर जीत जाएं। चेस के अंदर 2 प्लेयर्स होते हैं, ए और बी। अगर एक जीत रहा है तो दूसरा हारेगा 100%। ठीक है। तो एक का विन और दूसरे का लॉस सेम अमाउंट में होता है, इसी को जीरो सम गेम बोलते हैं। पोकर भी एक गेम होता है। पोकर में क्या होता है, द मनी वॉन बाय 1 प्लेयर इज़ द मनी लॉस्ट बाय अदर। अब पोकर में भी आपके पास 2 प्लेयर्स हैं, अगर एक ने 100 रुपये जीते हैं तो सिंपल सी बात है अपोजिट वाले प्लेयर ने 100 रुपये हारे होंगे। ठीक है। तो लॉस और गेन दोनों सेम होता है, तो 100 रुपये का लॉस भी होगा और 100 रुपये का गेन भी होगा। जब गेन होता है इसको प्लस साइन से दिखाते हैं, और जब लॉस होता है तो इसको हम यहाँ पर माइनस नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और होता है डिवाइडिंग केक। डिवाइडिंग केक क्या होता है, डिवाइडिंग केक ये भी एक गेम होता है। अ लार्जर स्लाइस फॉर 1 पर्सन मीन्स अ स्मॉलर स्लाइस फॉर अनदर। नॉन जीरो सम गेम क्या होता है, नॉन जीरो सम गेम के अंदर यहाँ पर गेन एक साथ हो सकता है, यानी कि सपोज दैट आपके पास 3 प्लेयर्स हैं तो तीनों प्लेयर को एक साथ गेन हो सकता है, तीनों प्लेयर को एक साथ लॉस भी हो सकता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक को गेन हो रहा तो सेम अमाउंट में दूसरे को लॉस हो, यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। नॉन जीरो सम गेम की यही खासियत होती है कि दोनों को एक साथ गेन भी हो सकता है, दोनों को एक साथ लॉस भी हो सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आता है प्रिजनर्स डिलेमा। ये प्रिजनर्स डिलेमा जो है इसको हम एक अलग से वीडियो में लेकर के आएंगे, बिल्कुल डिटेल्ड में इसकी थ्योरी बताएंगे, इसकी एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनती है, कैसे बनाई जाती है, और इस पर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रिजनर्स डिलेमा। ट्रेड नेगोशिएशन जैसे कि इंडिया और यूएसए ने अगर सपोज दैट बाय चांस अभी ट्रेड डील कर ली, तो ट्रेड डील होने के बाद क्या होगा, 1 महीने बाद या तो दोनों को गेन होगा एक साथ में,
या फिर दोनों ही लॉस में चले जाएंगे। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जो भी ट्रेड पार्टनर्स होते हैं या तो वो सारे के सारे एक साथ लॉस में जाते हैं या तो सारे के सारे एक साथ गेन में जाते हैं। जिसके बाद कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, इसके बारे में कल डिस्कस किया था, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव गेम्स में हमने बताया था जब प्लेयर्स आपस में यहाँ पर बार्गेनिंग कर लेते हैं, अलाइंसेस कर लेते हैं और कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रेटजी निकल के आती है और उस गेम को कोऑपरेटिव गेम बोलते हैं। द फोकस इज ऑन आउटकम फॉर द कोलिशन और द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। एग्जांपल जैसे कि बिजनेस जॉइंट वेंचर्स, कंपनीज कोलैबोरेट एंड एग्री ऑन स्ट्रेटजी टू अचीव अ कॉमन गोल। जैसे कि दो कंपनी आपस में मिल कर के आई, ए कंपनी और बी कंपनी, दोनों ने बोला हम दोनों लोग अकेले अकेले चल रहे हैं तो लॉस में चल रहे हैं, दोनों लोग एक साथ आएंगे तब हम लोग गेन करेंगे। क्या करेंगे? गेन करेंगे। ठीक है, तो भाई दोनों के बीच में जॉइंट यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया, तो ये एक कोऑपरेटिव गेम का पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? एक कोऑपरेटिव गेम का पार्ट हो गया। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल हैं कोऑपरेटिव गेम्स के, फिर नॉन कोऑपरेटिव के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट, कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनली, एक यहाँ पर सोसाइटी भी बनी है, इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है जिसके अंदर कंट्रीज़ क्या डिस्कस करती हैं कैसे भी हम करके ये जो हमारे पास पोल्यूशन हो रहा है इसको रिड्यूस किया जाए। तो इस पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ये भी हमारे पास कैसा हो गया? एक कोऑपरेटिव गेम हो गया। नॉन कोऑपरेटिव की बात करें, नॉन कोऑपरेटिव में जैसे कि यहाँ पर कोई भी कोऑपरेशन नहीं हो पाता है और हर प्लेयर क्या करता है? अपना एक अलग डिसीजन लेता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। द फोकस इज ऑन इंडिविजुअल स्ट्रेटजी। यहाँ पर फोकस केवल और केवल खुद के ग्रोथ पे होता है, ना कि किसी दूसरे के ग्रोथ पे। ठीक है, अब जैसे कि इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हर कंट्री खुद की इकोनॉमी बढ़ाना चाहेगी। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हम दूसरे को सपोर्ट कर दें, उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करवाएं। नहीं भैया, सबका हाल यही है, हर कोई टॉपर बनना चाहता है। ठीक है, तो जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो हर कंट्री अपनी खुद की ग्रोथ देखना चाहती है और इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसको नॉन कोऑपरेटिव गेम बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन कोऑपरेटिव गेम, जहाँ पर प्लेयर्स क्या होंगे? नेशंस होंगे और नेशंस क्या चाहेंगे? खुद का इंडिविजुअल ग्रोथ ही चाहेंगे। तो इस टाइप के गेम को नॉन कोऑपरेटिव बोलते हैं। जैसे कि ऑक्शन हो गए, कंपटीशन बिटवीन फर्म्स हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। फिर 2 प्लेयर और n प्लेयर की बात की जाए, 2 प्लेयर गेम में जैसे 2 ही प्लेयर होते हैं, जैसे कि रॉक पेपर सीजर गेम होता है। आप लोगों ने अगर एक वेब सीरीज़ आई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग स्क्विड गेम देखिएगा। तो जो स्क्विड गेम है, स्क्विड गेम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर प्लेयर्स का रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट होने के लिए जो गेम खिलाया जाता है वो होता है रॉक पेपर सीजर। स्क्विड गेम के अंदर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ पर आपको ये रॉक पेपर सीजर वाला गेम देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके कहीं से भी देख सकते हैं। तो इसमें भी 2 प्लेयर्स होते हैं। टेनिस है, टेनिस में भी 2 प्लेयर्स हैं। बैडमिंटन में 2 प्लेयर्स होते हैं। अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट क्या 2 प्लेयर गेम है? बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट में तो भाई हमारे पास n प्लेयर्स गेम आ जाएगा। n प्लेयर्स का मतलब है जब 2 से ज़्यादा प्लेयर्स आ जाएँ। ठीक, वोटिंग इन इलेक्शन, वोटिंग इन इलेक्शन में क्या होता है? बहुत सारे वोटर्स आते हैं, तो वो वोटर्स को हम क्या बोलेंगे? प्लेयर्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो वोटिंग इन इलेक्शन हो गया। मार्केट कंपटीशन हो गई, बहुत सारे फर्म्स हैं उनको प्लेयर्स बोलते हैं। कम्पीट फॉर द मार्केट शेयर, और हर फर्म क्या करता है? कम्पीट करता है यहाँ पर मार्केट शेयर के लिए। तो ये n प्लेयर गेम के कुछ एग्जांपल हैं। फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम्स होते हैं। फाइनाइट गेम्स जिसमें कि हमारे पास फुटबॉल मैच हो गया, इसके अंदर हमारे पास 2 टीम्स होती हैं, सेट ऑफ रूल्स होता है एंड गेम एंड्स आफ्टर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन विद द विनर। बोर्ड गेम विद मोनोपोली, द गेम एंड्स विद 1 प्लेयर बैंकरप्ट्स ऑल द अदर। इनफिनाइट गेम्स क्या होते हैं? इनफिनाइट गेम्स क्या होते हैं? द गेम्स विच हैव नोन एंड अननोन प्लेयर्स, दीज द रूल्स कैन चेंज, देयर इज़ नो डिफाइंड एंड पॉइंट। यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। और फाइनाइट गेम में ड्यूरेशन भी फिक्स होती है, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, सेट ऑफ रूल्स भी सारे की सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, और रिजल्ट में लूजर और विनर भी होता है। बट यहाँ पर क्या है? इनफिनाइट गेम के अंदर यहाँ पर कोई भी हमारे पास रूल फिक्स नहीं होता है, कोई भी एंड टाइम नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है, अननोन और नॉन प्लेयर्स भी हो सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? कंटिन्यू प्लेइंग एंड परपेचुएट द गेम। सिंपल है, नॉन इन्फिनाइट गेम का मेन मोटो ही यही है कि बस आपको गेम खेलना है, जीत और हार से फ़र्क नहीं पड़ता, गेम आपको खेलना है। जैसे कि कोल्ड वार, कोल्ड वार आप लोगों ने सुना होगा, जब डायरेक्ट वॉर नहीं होती है, बस केवल और केवल स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट। एक कंट्री ने स्टेटमेंट दिया, दूसरे ने भी स्टेटमेंट दिया, भड़काऊ स्टेटमेंट दिया। इसने बोला हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, बी कंट्री ने बोला हम भी तुम पे टैरिफ लगाएंगे।
ए ने बोला हम तुम्हारा यहाँ पर अकाउंट फ्रीज कर देंगे, बी ने बोला हम भी तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो बस कुछ नहीं, दुश्मनी निकाली जा रही है हीट टॉक्स के बीच में। तो ये जो हीट टॉक है, यही हीट टॉक को बोलते हैं यहाँ पर कोल्ड वार। कोल्ड वार का सिंपल मतलब है यहाँ पर सेनाएं आमने सामने नहीं होंगी, बस जो नेशंस के प्रेसिडेंट हैं वो आमने सामने होंगे और वही बस यहाँ पर बयानबाजी करेंगे। जैसे कि कोल्ड वार सबसे पहले जो हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, और बट अदर नेशंस वर इन्वॉल्व, रूल्स एंड इंगेजमेंट इन्वॉल्व, द गोल वाज नॉट टू विन। यहाँ पर गोल विन होना नहीं था इन अ ट्रेडिशनल सेंस, बट मेंटेन इन्फ्लुएंस एंड अवॉइड डायरेक्ट एंड कैटास्ट्रॉफिक कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर इनका मोटो ये था कि हम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, कोई भी यहाँ पर कन्फ्लिक्शन नहीं चाहते हैं हम, बस ये है कि हम लोग बस बयानबाजी और जो भी हम कर सकते हैं अपने स्तर से वो सब करेंगे, और सामने वालों को ये भी दिखाएंगे हम तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं बट लड़ेंगे नहीं, बातों से केवल, ठीक है। तो इसको कोल्ड वार बोला गया था। सबसे पहले यूएसए और अमेरिका के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। बिज़नेस में भी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, कंपनीज कम्पीट इन अ मार्केट विद नो फिनिश लाइन। यहाँ पर बस कंपटीशन चलती रहती, कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। द गोल इज़ टू स्टे इन अ बिज़नेस। बस गोल क्या होता है, इस बिज़नेस को कैसे भी ठप्प नहीं करने देना है, बस इस बिज़नेस में बने रहना है, ठीक है। और कंटिन्यू हमको ग्रोथ चाहिए। एजुकेशन में भी यही होता है, किसी को जीत हार की फ़र्क नहीं पड़ा होता है, बस गोल क्या होता है, लर्निंग की लोग बोलते नहीं, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। अब ये एज नहीं होती, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास एक कैसा गेम हो गया, ये हमारे पास एक इन्फिनाइट गेम है। यहाँ पर कोई भी एज लिमिटेशन नहीं, बस आपको सीखना है और यही गेम है, ठीक है। तो आजकल गेम ही बना रखा है कि एग्ज़ाम्स आते हैं, बस आपको देना है, और एग्ज़ाम पेपर बहुत सारे लीक्स हो जाते हैं, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट का काम है एग्ज़ाम को देना, ठीक है। लर्न कीजिए और लर्न के बाद उसको कितना % आपने लर्न किया है उसका एग्ज़ाम देना है। तो ये भी एक इन्फिनाइट गेम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के गेम्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट गेम्स बोलते हैं। अब हम आई होप आपको सारी डेफिनेशंस प्रॉपरली क्लियर हो गई होंगी, टाइप्स ऑफ गेम्स, टर्मिनोलॉजी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेस इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।